देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाएं, जो चुप है उनको वाणी दें। बिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं। समरसता का भाव जगा दें। बिछड़ गए जो उन्हें जगाएं, समरसता का भाव जगाएं। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। स्वाहा वायवेदं नामम स्वाहा सूर्याय नमः भूर्भुवः स्वाहा जपतेदं नामम। जीवो जीवस्य जीवनम के इस कृषि प्रशिक्षण के दूसरे दिन आप सबका स्वागत है। आज कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं, मतलब कल नहीं आए थे? माने जी 2 3। तो आप सबको क्या है, कल के प्रशिक्षण को अच्छे से देखना है। कल का प्रशिक्षण अगर नहीं देखोगे तो आज जो बताने वाला हूँ उस पर भरोसा नहीं होने वाला है। क्या नहीं होने वाला है? और ये संसार भरोसे पर चलता है। किस पे चलता है? इसको कहा गया श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। आज जो बताऊंगा उससे श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होगी, और जब श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तो वो काम ठीक से नहीं करोगे। और कल मैंने ऊर्जा विज्ञान में आपको बताया है, जहाँ संशय है वहाँ काम कुछ नहीं होता है। होता है क्या? हाँ। तो चलिए आज हम जो है फिर से जो है कल के विषय को तो दोहराएंगे नहीं, थोड़ा सा हम जो है कल के विषय को याद करेंगे केवल 2 मिनट के लिए। कल हमने ये समझा कि ऊर्जा उसी ने त्रिदेव बनाया, पंच महाभूत बनाए, इन्होंने अणु और जीवाणु बनाया।
और इनके जीवन होने से पूरी प्रकृति बनती है। दो तरह की प्रकृति बनती है, एक ऊर्ध्वगति की, एक अधोगति की। ऊर्ध्वगति और अधोगति एक दूसरे से टकराएंगे तो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए दोनों की गति अलग हो गई, दोनों के त्रिदेव ही बदल गए, दोनों के पंचमहाभूत ही बदल गए। इनको पहचानने की कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, पर वो अक्षम हो गई हैं। हम स्टील को पहचान नहीं सकते, ये शोक के पेड़ को अशोक बोलते हैं। तो हमने कल प्रयोग दिखाया कि भाई जो है जिसको हम खाद बोलते हैं वो बर्बाद है। जो घूरे का गोबर की हमने कहानी कल पढ़ी, ये जिस किसान ने 10 साल पहले भी डाला होगा तो फंगस, वायरस, व्हाइट ग्रब खेत में होंगे, तो वो नहीं डालना। तो घूरे के गोबर के बजाय, घूरे के गोबर के बजाय जो है आपको क्या करना है, ये हमारे जो हैं खर्रापाट से बाबूजी हैं, आइए, और बरघाट क्षेत्र के हमारे पहले किसान हैं, स्वागत है आपका। जब मैं जो है बड़ी बालियां लेके घूमा करते थे कि देसी बीज लगा लो, तो देसी बीज लगाने वाले हमारे पहले किसान हैं और तब के प्रशंसक हैं। उसके बाद 10 साल के बाद ये बीच में गैप हो गया है, 11वां साल पुनः मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी 10 साल में बहुत कुछ अंतर आ गया है। ताराचंद बेलजी में रंगडाले जी, क्या आ गया है अंतर? चेहरे में नहीं आया है, चेहरे में नहीं आया है, विचारों में आया है। अभी तो सिर्फ आपके चेहरे में दिख रहा है। अच्छा, विचारों में भी दिखेगा। तब आया था जब बरघाट बालाघाट छोड़ के करेंगे चले गए। कृषि को समझना है तो बिना ऊर्जा विज्ञान समझे कोई कृषि को कर सकता है क्या? आप बताओ, जितने लोग थे, कर सकता है? और कर रहा है तो वो समझ जाना वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा है, बढ़ा रहा है। जिसने अगर 10 साल पहले भी घूरे का गोबर डाला, उसकी खेती में फंगस होगा कि नहीं, वायरस होगा कि नहीं, कीट होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। और ये परेशान करेगा कि नहीं करेगा? और धान की जड़ सड़ गई तो 10 कुंटल से ज़्यादा आएगा क्या? तो केवल एक काम ठीक कर ले किसान, जड़ सड़ा नहीं बंद कर ले, तो प्रोडक्शन हो जाना है 35 से 40 क्विंटल। केवल एक काम ठीक कर ले धान में, क्या? जड़ सड़न बंद कर ले तो आराम से, क्योंकि धान में रोज जड़ निकलती हैं, रोज जड़ निकलती धान में, गभोट आते तक। और जो रोज निकलती, इसी वजह से धान हरा भरा दिखता और बाली आ जाती है। आज निकली ये जड़ दिन भर काम करती है, वो सड़ जाती है, दूसरे दिन फिर एक जड़ निकालता है। तो हर जो है हर दिन जड़ निकलता है, तब जाके 10 क्विंटल धान हो रहा है। और हाइब्रिड में मैंने क्या देखा कि नीचे वाली जड़ तो पूरी सड़ ही जाती है हाइब्रिड की जो ऊपर निकलती जड़ें, कहाँ से जो छोटी छोटी गठाने होती ना, आप हाइब्रिड पौधे को उखाड़िए, गठानों में नीचे जो गठान बनती है, गठान समझ रहे हो ना, उनको पत्ते खोलिए तो ऊपर की ओर जड़ दिखेंगी। देखा है किसी ने? देखा है ना? वो जड़ स्वस्थ रहती है। उन जड़ों से पानी के माध्यम से न्यूट्रिशन लेता है कौन? पौधा। और पानी के माध्यम से न्यूट्रिशन लेके प्रोडक्शन देता है। हमको लगता है हाइब्रिड बीज में ज़्यादा प्रोडक्शन आ रहा है, तो प्रोडक्शन का कारण है वो जड़ जो ऊपर की ओर निकल रही हैं। और ऐसा जो है ऊपर की ओर जड़ निकल रही है, ऐसी प्रक्रिया उन बीजों में डेवलप की गई। हाइब्रिड बीजों में 2 ही खासियत है, एक तो उसकी जड़ मोटी होती है, जो देसी बीज की जड़ होती है उसकी बारीक होती है। और हाइब्रिड बीज की जड़ जो क्राउन जड़ है, जो जमीन को पकड़ता है, वही जड़ भोजन भी लेने लग गया। उखाड़ के देखो, हाइब्रिड बीज की जड़ मोटी होती है और गहरी जाती है। और हाइब्रिड बीज की जड़ क्या होती है? ऊपर से सफ़ेद जड़ निकलती गांठें से, वो पानी के माध्यम से न्यूट्रिशन लेती है। और हमको लगता है कि इन बीज से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल गया। वो बीज में जो जड़ की प्रक्रिया की विशेषता, उसके कारण प्रोडक्शन ज़्यादा मिला। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यदि आपकी देसी धान की जड़ ना सड़े, जो नीचे जाती है, जो पतली होती है, देसी झाड़ में देखोगे गुच्छे में जड़ आती खूब ज़्यादा, पर वो सब लाल पड़ जाती हैं। कितने लोगों ने धान की जड़ देखी लाल? देखी है, सबने देखी है। अब ये बताओ, धान की जड़ लाल पड़ गई तो वो जिंदी है क्या? वो तो सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी। तो 100% जड़ सड़ने के बाद भी देसी धान का प्रोडक्शन जो है 6 से 8 क्विंटल देता है। और हाइब्रिड जो है
12 से 15 क्विंटल दे रहा है या 20 क्विंटल दे रहा है। एक तो क्या है, जो मोटा धान है उसका प्रोडक्शन ऑलरेडी ज़्यादा होता है। अभी तक कोई बारीक धान हाइब्रिड आया क्या? क्योंकि निकाल ही नहीं सकते। बारीक धान की विशेषता है उसकी पतली जड़ ही आएंगी, इसलिए बारीक धान की हाइब्रिड नहीं आई है। तो हमने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग तकनीक से ऐसे वैरायटी भी डेवलप करने की कोशिश की है जो बारीक भी हैं, उपज भी ज़्यादा दें। बारीक भी हैं और क्या हैं, उपज भी ज़्यादा दें। तो वापस आते हैं बीजों पर, मैं तो बाद में चर्चा करूंगा। अभी वापस मैं चर्चा कर रहा हूं खुराक। जब तक जड़ नहीं सड़ी है आप जमीन से खुराक दो धान में, जड़ सड़ गई तो पत्ते से खुराक दो, क्योंकि पौधा जड़ से भी खाता है, पत्ते से भी खाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अभी हम चर्चा किस पे कर रहे हैं? किस पे चर्चा कर रहे हैं? खुराक पर। अभी जो कल मैंने तरण मात्रा बताई थी, कौन कौन सी तरण मात्रा? भूमि से क्या कौन सी तरण मात्रा निकलती है? रूप। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नी। ये पंच महाभूत हैं जिनकी 5 तरण मात्राएं। गगन की है रंग, वायु की है गंध, अग्नि की है स्वर और नीर की स्पर्श। आप जो है इनमें से सब में है फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिसको न्यूट्रिशन बोलता है आधुनिक विज्ञान। इसमें कितने न्यूट्रिशन है? रूप में, भूमि में 108, रंग में कितने हैं? गंध में 108। जैसे आपको सर्दी हो गई, कल बताया था कितने देर में सर्दी ठीक हो जाएगी। आपको अभी अगर सर्दी हुई, आप गाय का गोबर का कंडा जलाइए, 4 बूंद घी डालिए और 4 देवताओं का आह्वान करिए। कौन कौन से देवता? भू स्वाहा अग्नय इदम नमः, अग्नि को बुलाया। भूः स्वाहा वायवे इदम, वायु को हमने बुलाया। स्व स्वाहा सूर्या इदम नमः, सूर्य को बुलाया। और भूर्भुवः स्व स्वाहा प्रजापति यानी ब्रह्मा जी को हमने बुलाया। तो ये बताइए, कल हम गंगा जी को बुलाए, आई कि नहीं आई? आई ना? सबने अनुभव किया कि नहीं? पर दृष्टि आपकी मनुष्य की इसलिए देख नहीं पाए। संजय की दृष्टि होती तो कि गंगा जी आ रही हैं और गिलास में आ गई, पर सबने अनुभव किया। तो ऐसे ही जैसे आपने गंगा जी को बुलाया, वैसे ही अग्नि, वायु, सूर्य और प्रजापति यानी ब्रह्मा आपके आह्वान पर आएंगे। आपको संस्कृत नहीं आता ना, हिंदी में बोल दो कि भूस्वा भूमि के लिए अर्पित है, हे अग्नि आप आइए। ठीक है? फिर भुआ स्वाहा, मतलब ये भुआ से यानी जमीन के ऊपर और अंतरिक्ष तक की जितनी है उसके लिए अर्पित है। हे वायु आप आइए, ये आपके लिए है। हमने इतनी जगह के लिए अर्पित किया, सब जगह भर दो। किससे? वायु से भर दो। फिर स्वस्वाहा, स्व यानी ये जो सौर मंडल, ये पूरे सौर मंडल के लिए हम अर्पित कर रहे हैं ऊर्जा। हे सूर्य आप आइए और पूरे सौर मंडल को ऊर्जा से। फिर है भूर भुव स्व स्वाहा, भू यानी जमीन, भुव यानी जमीन के ऊपर, और स्व यानी अंतरिक्ष सूर्य मंडल, और भूर भुव स्व स्वाहा, तीनों को जीवन से भर दो। ये हमने किससे कहा? ब्रह्मा जी से। ये बोल करके आपको हिंदी में बोल लो, आपको नहीं आता संस्कृत, और संस्कृत तो वो सरल है। भू स्वाहा अग्नि 4 बार बोलोगे, सामने लिख लो, बोल लो, पर बोलते समय वो भाव आना चाहिए, इसलिए अर्थ बता रहा हूँ आपको। क्या समझ में आई? संस्कृत में बोले और भाव ही नहीं आया, क्योंकि प्रकृति में भाव यानी तरंग काम करती है। वो भाव आपके अंदर आया नहीं, वो तरंग नहीं जाएगा तो सूर्य तक पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि सूर्य तक आवाज़ पहुँचती है क्या? पर तरंग पहुँचती है। क्योंकि तरंग की स्पीड कितनी है? कल बताया था मैंने, कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो आपकी तरंगे जाना चाहिए, और तरंगे हिंदी में बोलोगे तब जाएगा कि संस्कृत में बोलोगे तब? हिंदी में बोलोगे तब जाएगा, और संस्कृत में बोलोगे तो भाव शामिल होना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही होगा, शिकारी आता है जाल फैलाता है, जाल में ये रट्ठू तोता हो जाएगा।
तो संस्कृत के बोल रहे हो शब्द, तो उसके साथ ये भाव, भू स्वाहा अग्नय, ये जो भूमि है, इस धरती को संभाल के धरती के अंदर जो अग्नि है ना उसने रखा है, जो कभी कभी क्रुद्ध हो गया तो ज्वालामुखी के रूप में फटता है, वो जमीन के अंदर जो धरती ना उसको उसने संभाल के रखा है इस भूमि को। इसलिए हमने आह्वान भूमि का किया, लेकिन अंत में अर्पित किसको किया? अग्नि को। इस वायुमंडल को संभाल के रखता है कौन? ये वायुमंडल है भूवस, हमने उसको दिया वायुमंडल को, लेकिन संभाल के रखता है वायु, इसलिए उसको अर्पित किया। इस सौर मंडल, पूरे सौर मंडल को संभाल के रखता है सूर्य, तो पूरे सौर मंडल के लिए ऊर्जा दी, अकेले सूर्य के लिए नहीं दिया, पर संभाल के रखता है सूर्य, इसलिए उसको बोला, उसको अधिपति बनाया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो जब भी ये करोगे, चाहे आप इसके लिए करो, किसके लिए? सर्दी खत्म करना है, ये 4 मंत्रों के साथ बोलना, नहीं तो हिंदी में बोल लेना। ये मैं 1 बूंद घी डाल रहा हूं इस धरती के लिए, हे अग्नि आप संभालिए। 1 बूंद घी डाल रहा हूं मैं, किसके लिए? वायुमंडल के लिए, हे वायु आप आकर संभालिए वायुदेव। 1 बूंद घी डाल रहा हूं किसके लिए? इस सौर मंडल के लिए, हे सूर्य आप आइए और संभालिए। और 1 बूंद घी डाल रहा हूं मैं किसके लिए? जीवन, इसमें सौर मंडल में जीवन के लिए, हे प्रजापति हे ब्रह्मा आप आइए और इस ऊर्जा को आप संभालिए। तो ऐसा बोल करके करना है। और फिर क्या करना है? कुछ नहीं, हींग, हल्दी, गुग्गल, अजवाइन, काली मिर्च या लौंग। क्या क्या करना है? हींग, हल्दी, गुग्गल, अजवाइन, काली मिर्च या लौंग, एक एक करके डालना है इनको, और डाल के अनुलोम विलोम करना। क्यों करना? नहीं, जौ की जरूरत नहीं। क्यों करना? हींग, हल्दी, गुग्गल, काली मिर्च और हींग, हल्दी, गुग्गल, अजवाइन और काली मिर्च, सबके अलग अलग रोल हैं, सब अलग अलग फिनोमिना में शरीर में जाके काम करेंगे। कैसे काम करेंगे समझिए। जैसे आप हल्दी डालोगे, सबसे पहले एंटीबायोटिक आएगा, क्योंकि जो फंगस वायरस पनप गए हैं, कहाँ पनप गए हैं? हमारे फेफड़े में, वो मरेंगे। हमने पहला खुराक लिया एंटीबायोटिक का। फिर इसके बाद क्या डालोगे? हल्दी के बाद हींग। हींग में क्या है? सल्फर है, और सल्फर क्या करता है? पित्त को बढ़ाता है। पित्त बढ़ेगा यानी गर्मी को बढ़ाएगा। अभी हमारा शरीर कफज है, तब तो हुई ना सर्दी, तो पित्त बढ़ाया, तो सर्दी ऑटोमेटिक क्या हो गई? डाउन हो गई, मतलब दूसरे स्टेज में पहुंच गए स्वस्थ होने की। तीसरा हमने क्या डाला? गुग्गल। डालते ही आपके शरीर में क्या हुआ कि गुग्गल में सबसे ज्यादा तत्व रहते हैं, जिंक, मैंगनीज, कैल्शियम, बोरान, सारे तत्व उसकी पूर्ति ब्लड में हो रही है। और कितने सेकंड में? विद इन सेकंड डाले और अनुलोम विलोम किए। अनुलोम विलोम का मैं तो बताऊंगा अभी। और आपके शरीर में गुग्गल के सबसे अच्छा धुआं गुग्गल का कहा है आयुर्वेद ने, वो आपके शरीर में चला गया। 108 तत्वों से भरा है गुग्गल, 108 तत्वों से। फिर उसके बाद क्या है? अजवाइन क्या है? वो आपके बुखार को ठीक कर देगा। जितना केरोसिन, वो क्रोसिन की गोली, पैरासीटामोल की गोली खा के कितना देर में बुखार उतरता है? 1 घंटे में। आप दुकान वाले हो क्या? 1 घंटे में। आप बताओ? नहीं उतरता है, वो बाद में जो नहीं उतरता वो सन्नीपात वाला है। वास्तव में उतरता है और आधे घंटे में बुखार उतर जाता है। आप चमत्कार मान लेते हो। आप केवल बुखार हो, कुछ मत करना, ये 4 देवताओं का आह्वान करो और आप जो है अजवाइन डाल के अनुलोम विलोम कर लेना, 15 मिनट में बुखार उतर जाता है। 15 मिनट। ये क्रोसिन की गोली से ज्यादा फास्ट काम करता है। कौन? अजवाइन। याद रखना, अजवाइन देसी लेना। सारे ये जो आ गए हैं ना अजवाइन, ये कई मेथी तो लगभग, और मूंगफली तो पूरे देश में नेगेटिव देख रहा हूँ मैं। हाथ में रखते ही ताकत खत्म हो जाएगी, मेथी और मूंगफली। अजवाइन में भी ये दिक्कत आ गई है। ठीक है, आपने अजवाइन ही गलत लोगे, निगेटिव अजवाइन लोगे तो बुखार उतरेगा क्या? बढ़ जाएगा बल्कि। हाँ, गुग्गल तो खैर मिल जाएगा, नहीं मिलता तो पलाश का गोंद ले लेना, वो भी गुग्गल का काम करता है। ठीक है, पलाश तो आपके खेत में ही है ना? हाँ, हाथ में रखो, ताकत अगर बढ़ गई
तो अजवाइन है, ताकत घट गई। तो अजवाइन जैसा दिखने वाला कुछ और है, वापस कर दो उसको। हाँ ठीक, हाँ ये भी इन्होंने सही बताया कि आजकल क्या है, मसाले वाले क्या सबका तेल निकाल लेते और कचरा भेज देते मार्केट में। असली नहीं बिकता आजकल, ये जो काली मिर्च वगैरह जितना भी लौंग वगैरह सबका तेल निकाल लेते एक्सट्रैक्शन से, ठीक है, और जो फिर उसको वापस सुखा के और फिर मार्केट में बेचते हैं। ऐसा आजकल शुरू हो गया है, क्योंकि तेल अलग बिक रहा है, लोग खा तो रहे हैं क्या, काली मिर्च और लौंग, पर फायदा कुछ नहीं, क्योंकि उसका मसाला तो निकल गया। ये भी एक समस्या। खैर आपको क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको तो अजवाइन लगाना है, या जो लगा रहा है जैविक किसान। अभी पूरे देश भर में अभी 35 FPO बन चुके हैं जो मेरे टेक्निक पर जैविक खेती शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। उसमें मसाला उगाने वाले किसान भी हैं। एक बार खा लो उनका मसाला, आपको लगेगा 20 साल पहले खाते थे वो टेस्ट मिल रहा है। और सब जगह देसी बीज हमने दे दिया है, कोई नहीं, और देसी बीजों में ज़्यादा प्रोडक्शन वाला है और टेस्ट भी ज़बरदस्त ज़्यादा है। तो आप कुछ नहीं करना, आपको बाजार जाना ही नहीं, अपने FPO से इंटरकनेक्ट रहो बस। जो अजवाइन उगाता है उससे अजवाइन ले लो और आपका चावल उनको भेज दो, वो चावल के भूखे, आप अजवाइन के भूखे हो, ठीक है, इंटरकनेक्टेड। अभी हमने एक ऐप बनाया सोल, ये कनेक्ट कर देगा पूरा। मेरे पास अभी सेब उगाने वाले किसान से लेके दार्जिलिंग के चाय उगाने वाले किसान से लेकर के 10 साल पहले आया था मैं बालाघाट, केवल 2-3 किसानों ने बात मानी, छोड़ दिया उसके बाद बालाघाट। उसके बाद केवल एक ट्रेनिंग गांव में लिया, और पिछले बार जब 70-80 कंसे आए मेरे खेत में, तब इस साल 50 लोग जैविक खेती कर रहे हैं। उसके बाद मेरी सेकंड ट्रेनिंग यही हो रही बरघाट में। आया ही नहीं, मुड़ के नहीं देखा पीछे, क्योंकि बात नहीं मानोगे। और हाँ आपको अच्छा रिजल्ट देंगे और आपको अगले साल यहाँ पे आना पड़ेगा। हाँ रिजल्ट दोगे तो आऊंगा, नहीं तो जहां रिजल्ट दे रहे मैं वहां जाऊंगा। समझ रहे हो, जैसे वर्धा गया, 4 लोगों के रिकॉर्ड प्रोडक्शन वहां आए, 18.5 कुंटल चना है 1 एकड़ में, इंटर क्रॉप में 18, गन्ना अलग खड़ा है, 8 लाख का भट्टा निकला, वो उसका जो है जबरदस्त जो है। 4 किसान आए, उन किसानों का देख के 250 किसान टूट पड़े 2 दिन की सूचना में। कितने दिन की सूचना में? तो जहां रिजल्ट आ रहा है, मैं स्वाभाविक है मेरी गंगा उधर बहेगी कि नहीं बहेगी। वो दौर खत्म हो गया कि जब मैं इनके यहाँ 100 बार गया था इनको समझाने। चौधरी विजेंद्र सिंह जी हैं, 70 एकड़ के फार्मर हैं, नरसिंहपुर की किसी भी सभा में बैठ जाएं, कोई चू नहीं कर सकता, वहां के पुश्तैनी चौधरी हैं। पर स्वभाव देखो कि यहाँ पर जो है, जब यहाँ नीचे सो गए और देखो और कोई नहीं, कुछ नहीं, शख्सियत बहुत बड़ी है, और इसलिए हमारे प्रिय हैं। 10 साल से भी हर बार गया और हर बार नई चीज़ सिखाया कि नहीं सिखाया। और विजेंद्र जी आप 10 साल से मेरे आपसे 100 मुलाकात हो गई, ये 101वीं मुलाकात में नॉलेज बढ़ रहा है कि घट रहा है? अब ये प्रशिक्षण के समापन में बताएंगे, क्योंकि मेरी ये कितनी ट्रेनिंग हो गई है, कितनी ट्रेनिंग हो गई है, तीसरी या चौथी ट्रेनिंग। 3 ट्रेनिंग में पहले आ चुके, चौथी ट्रेनिंग में कितना सीखे हैं ये अभी बताएंगे, जिनसे 100 बार मिल गए हैं। क्यों किसी से मिलोगे तो इतना सारा भाषण दूंगा कि उसके सामने घर में बैठ के। इनके घर में गया तो इन्होंने बढ़िया, मुझे चाय तो पीता नहीं तो छाछ पिला दिए, विदा कर दिए, भाषण दूंगा क्या बैठ के? और किसी के घर में जाके बैठ के ज्ञान नहीं दे सकते उसको आप, जब तक वो व्यक्ति निकल के पाठशाला में नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा? जब तक गुरु शिष्य के संबंध नहीं होंगे वो आदमी कुछ नहीं सीख सकता। क्यों किसी के घर में जाके आप ज्ञान नहीं दे सकते। दे सकते हो क्या? दे सकते हो? नहीं दे सकते। इसलिए मैंने YouTube चैनल का नाम ही रख दिया ताराचंद बेल जी की पाठशाला। इसलिए नहीं रखा कि हम में अहम है, इसलिए रखा कि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। ये सारा मैं YouTube में डाल रहा हूं। अब मेरे से कोई प्रश्न करेगा ना तो उसको बोलूंगा YouTube नंबर का ये वीडियो देखो और करो। जब उसमें दिक्कत आएगी तब मैं आपके साथ खड़ा हूं। कंसेप्ट समझ रहे हो? मैंने जैसे आपको बोला कि इसी सीजन में 35 कुंटल आएगा, मैं खुद आऊंगा 100 काम छोड़ के आपका खेत देखने कि उस लायक धान होगा। तो
अभी केवल एक व्यक्ति, कटंगी के एक व्यक्ति ने पिछले साल मेरी टेक्निक से खेती की बालाघाट जिले में। उनका नाम है पोमेंद्र बिटपुरे, कटंगी के किसान हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? वो यूट्यूब से मेरे से जुड़े, वो रहते हैदराबाद में हैं। सिंजेंटा के ऑल ओवर इंडिया के प्रिक्योरमेंट ऑफिसर है, मतलब सिंजेंटा का जो बीज बनता है ना, वो बीज उत्पादन करने वाले अफसर हैं। पर वो अपनी टेक्निक से कर रहे हैं खुद की खेती 20 एकड़। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूट्यूब में वहां बैठे भाई को बोले कन्हई जाओ, वहां से कल्चर लेके आओ और कल्चर बना के डालो। 5000 लीटर का टैंक बनाए, तो बरसात में डाले, गर्मी की फसल शानदार हुई। मुझे अभी 3 बार उन्होंने बोला, एक बार गुरुजी आप जाओ देखने। मैंने उनको केवल वीडियो बुलाया, वो वीडियो देखना गर्मी की, कितनी शानदार फसल अभी भी खड़ी है, आजकल में कटेगी वो। मैं नहीं गया उनका खेत, वो व्यक्ति कहाँ बैठा है, उसने भाई को बोला, वो कन्हई आया, कल्चर लेके गया, डाला, केवल एक काम किया और खुद बोल रहा है अब धान की फसल गर्मी की। 10 बात में एक बात माना, क्योंकि वो YouTube चैनल में गया। वो भी किस भाव से आया? सीखने के भाव से। किस भाव से आया? सीखने के भाव से आओगे तभी सीखोगे, सीखने के भाव से आओगे तभी लोग सिखाएंगे भी। तो वापस मैं टॉपिक में आता हूं कि आपको ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट देने हैं। आपने गंध चिकित्सा से क्या क्या दे दिया? ही मतलब जो है हल्दी, फिर हींग, गुग्गल, और चौथा है अजवाइन, बुखार भी उतर गई। और 5वां क्या है? काली मिर्च खाते ही एकदम से पित्त बढ़ जाएगा, ब्लड का एकदम से बढ़ेगा, वही 15 मिनट में ठीक कर देगा आपको। नाक बहना बंद। लेकिन दिन भर सर्दी हो गई तो दूसरे दिन 3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जितनी अगर समस्या बनने पर जितना दिन लगेगा, सुधरने में भी उतना ही दिन लगता है। ये प्रकृति का नियम है। तो जाके कर लो गंध चिकित्सा के परिणाम। तो जितने परिणाम, बाहर बैठिए, कल थे आप ना, तो बैठिए इधर। जो परिणाम जो है आना है, वो परिणाम जो है आना ही है। योग में कुछ गड़बड़ नहीं होता। क्या नहीं होता? कुछ गड़बड़। 2 और 2 को जोड़ोगे तो क्या होगा? 4। होना ही होना है, बस जोड़ ठीक होना चाहिए आपका। और नहीं होना है तो कुछ नहीं होना है। धन के जगह ऋण कर दिए तो 0 हो जाएगा। अभी हम खेती में ऋण ही ऋण कर रहे हैं। हमको लग रहा है जोड़ रहे हैं, पर बीच में ऋण लगा दे रहे हैं। किस माध्यम से? वो घूरे का गोबर और बेसन वाला दुर्गंध का घोल। बेसन वाला घोल बनाया किसी ने, गोबर गोमूत्र गुड़ बेसन का घोल बनता है ना आजकल। दुर्गंध आता है कि सुगंध? ईमानदारी से बताओ। भयंकर आता है। उंगली डाल दोगे तो 4 बार भी धुलोगे ना, साफ नहीं। ऐसे दुर्गंध को डालोगे, खेती बढ़ेगी कि घटेगी? आप तो सोच के डालो प्लस होगी, पर आप डाल रहे हो माइनस। दिमाग में प्लस कर रहे हो, पर एक्चुअल में क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो। जहां दुर्गंध का घोल डाला गया वहां मिट्टी भयंकर निगेटिव हो जाती, फंगस, वायरस, व्हाइट ग्रब सब बढ़ के खत्म हो जाती फसल। पूरे देश भर में बेसन का घोल डाल रहे हैं। और मैं अभी पिछले 4 महीने में जो 18 राज्य गया, देखा दुर्गति है भयंकर। इधर का जो है तेलंगाना का बर्बाद हो गया, क्योंकि वहां भी आंध्रा और तेलंगाना सरकार खूब डलवा रही है। अभी मध्य प्रदेश शासन डलवाने लगी, इधर भी बर्बाद होना है किसान। क्योंकि दुर्गंध डालोगे तो अच्छा होगा कि बुरा होगा? बुरा ही होना है। तो आपने घूरे का गोबर डाल के 6 कुंटल 8 कुंटल उपज की, और अब लोग जो अच्छे किसान हैं वो बेसन का घोल डाल के बर्बाद कर रहे हैं। अब ये बेसन की कहानी बता देता हूँ, फिर आता हूँ कि क्यों हो रहा है। कंसेप्ट समझिए। हमारा शरीर बनता है प्रोटीन से। किससे बनता है? और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी है, चावल एनर्जी है, और जो दाल है वो प्रोटीन है। कंसेप्ट क्लियर? किसी भी मनुष्य को प्रोटीन की जरूरत पड़ती 20 साल तक, उसके बाद प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके 20 साल बाद कोई आदमी 1 इंच बढ़ता है क्या? प्रोटीन खाएगा तो फैलता है। वो क्या होता है? अब फैलना अच्छी बात है कि बुरी बात है? सब खत्म, फैल गया यानी गया, किसी काम का नहीं हो। तो 20 साल तक बच्चे को ग्रोथ चाहिए। कितने साल तक होना चाहिए? उसके बाद वो उसका कुछ नहीं होना है।
तो 20 साल तक प्रोटीन खिलाओ, बस उसके बाद तो आप जो चावल और जो खा रहे हो सब्जी, उसी में से प्रोटीन पर्याप्त मिल जाएगा। प्रोटीन के 3 सोर्स हैं। पहला सोर्स है, उसमें 56% प्रोटीन रहता है। कितना परसेंट? मांस। पहला सोर्स क्या है? मांस है। दूसरा सोर्स है दाल, इसमें होता है 12 से 18%, और सोयाबीन में होता है 46%। सामान्य दालों में 12 से 18% होता है दाल। तीसरा सोर्स है भैंस का दूध, इसमें होता है 8.7%। किसका दूध? भैंस का दूध। पांचवा सोर्स है आपका गाय का दूध, इसमें होता है 4.7%, लगभग उसका आधा। और अन्य सोर्स हैं कुछ सब्जियां और पत्ते, जैसे आपका मुनगा का जो पत्ता होता है उसमें 2.5% होता है। मुनगा को क्या बोलते हो आप? सहजन, सहजन पत्ती, उसमें होता है इतना। अब आप बताइए, सामान्य बच्चे को प्रोटीन चाहिए, डॉक्टर ने लैब में दुनिया की सब चीज जांचा, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिला? तो यही कहेगा ना, क्या कहेगा? संडे हो या मंडे, क्योंकि अंडे में ज्यादा प्रोटीन दिखा उसको। तो अभी आप ये बताओ कि डॉक्टर ने कहा मांस, डॉक्टर ने कहा मंडे अंडे खाना, क्यों? उसको अंडा में ज्यादा प्रोटीन दिखा। बाकी लोगों को किस में दिख रहा है? दालों में दिख रहा है, दूध में दिखा, दूध, गाय के दूध में तो बहुत ही कम है। ये कोई नहीं कहेगा प्रोटीन लेना है तो ये खाओ, क्योंकि सबसे कम है। लेकिन ये तो है आपकी पदार्थ का विज्ञान। ये किसका विज्ञान है? और दुनिया चलती किस विज्ञान से? जो कल मैंने दिन भर में बताया, पदार्थ का विज्ञान बहुत बड़ा धोखा है। तो अब यहां से ऊर्जा विज्ञान, कोई भी चीज एनर्जी, मतलब आप प्रोटीन खाओगे, चाहे दाल से खाओ, मांस से खाओ, दूध से खाओ, सीधे प्रोटीन चमड़ी बनेगा क्या? ये गलेगा और गल के एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और वो एनर्जी वापस फिर मतलब अमीनो एसिड में बदलेगा, फिर एनर्जी, और एनर्जी फिर अमीनो एसिड, और फिर जो है चमड़ी बनती है। तो जैसे ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा मांस, इसमें दुर्गंध आएगा और इस स्वाद में वो कड़वा होगा। क्या होगा? स्वाद में। दाल में भी क्या है? 12 घंटे बाद ये भी जो है, इसमें भी दुर्गंध शुरू हो जाएगा, और इतना दुर्गंध शुरू होगा जितना मांस में होता है उससे ज़्यादा, और ये भी स्वाद में कड़वा हो जाएगा। कितने घंटे बाद? 12 घंटे बाद। और भैंस का दूध न्यूट्रल रहेगा, ना वो जो है कड़वा होगा, ना मीठा होगा, ना कड़वा होगा। और गाय के दूध का प्रोटीन जब एमिनो एसिड बदलेगा तो स्वाद में मीठा होगा, और ये सुगंध आएगा इसमें। मांस सड़ता है तो दुर्गंध आता है कि नहीं? और दूध जो है सड़ना मतलब दही बनना, और उसका मक्खन, सुगंध आता है कि दुर्गंध? सुगंध आता। और 100 ग्राम मांस के 100 ग्राम दूध के मक्खन से 65 ग्राम प्रोटीन बनता है। कितना ग्राम? और 100 ग्राम मांस से 56 ग्राम बनता है। तो आप दूध के बजाय प्रोटीन खा रहे हो, दूध के बजाय क्या खा रहे हो? मक्खन। तो एक तरफ मांस खिला के आप बाहुबली बनाओ, एक तरफ मक्खन खिला के बनाओ, ये वाला ज्यादा ताकतवर बाहुबली बने, इसकी भी मसल्स बनेगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या खाए? और इतनी बाहुबली बनाए कि मात्र 13 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? मात्र 13 वर्ष की आयु में मुक्के से प्राण हर लिया। किसका? और मुक्के से ही पता नहीं कि बकासुर और कौन कौन से असुर आए थे, उनका भी राम नाम सत्य कर दिया, मक्खन खा के। और इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा बच्चों को मक्खन खाने का अधिकार है और चुरा के खाने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में शरीर एक बार बनता है, तो इसलिए अधिकार है उनका, क्योंकि एक ही बार बनना है जिंदगी में। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण को कभी गुस्से में देखे क्या? क्योंकि जो मांस खाएगा उसका शरीर तामसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको ऊर्जा मिले, ध्यान के माध्यम से मिले। पानी में कल ध्यान के माध्यम से ऊर्जा बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? कितना बढ़ा दिए? बहुत ज़्यादा बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए?
तो वो ऊर्जा अगर जिसके जो मांस खा के शरीर बनाएगा और ध्यान के माध्यम से पानी पी ले ऊर्जा बढ़ जाए, तो वो तामसिक ऊर्जा ऑटोमेटिक हो जाए, क्योंकि शरीर क्या है, तामसिक। वो ऊर्जा को निकालेगा लोभ, क्रोध, अहंकार, व्याभिचार और व्याभिचार में निकालेगा। व्याभिचार समझ रहे हो? वो लोभी क्रोधी व्याभिचारी होगा वो, और उसी माध्यम से ऊर्जा निकालेगा। और जो सात्विक होगा वो क्या होगा, जो सात्विक होगा उसका शरीर वो क्या होगा, उसके अंदर दया होगा, अपने आप प्रेम उमड़ेगा, उसके अंदर करुणा आएगी, ठीक है, आध्यात्म ईश्वर भक्ति आएगी। अभी जो आदमी दाल खा के मांस खा के शरीर बनाए वो आंखें बंद करे घबराएंगे, करके देख लो। अगर आप दाल खाते हो, आंखें बंद करो, आपको ध्यान नहीं लगेगा, घबराहट आएगी। ऐसा भारत के एक बड़े विद्वान ने कहा। मैंने कहा आप दाल खाते हो क्या? बोले हाँ। मैंने कहा तत्काल बंद करो, और बहुत इमरजेंसी तो केवल मूंग खाना। क्या खाना? हाँ। भारत में परंपरा नहीं थी, दालों की परंपरा थी। केवल कुछ समय दाल खाते थे हम। कब खाते थे? कि ठंड में खाते थे उड़द का, और गर्मी में खाते थे मूंग का। दाल खाते थे दंतेवाड़ा के शुद्ध बैगा। और कौन सा दाल खाते थे? अरहर का। क्यों? उनको शिकार करना था, तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी। फ्लेक्सिबिलिटी समझ रहे हो? कूद सके, फांद सके, उनको चाहिए था, तो उन्होंने वो खाया। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपको प्रोटीन चाहिए, बच्चे को तो दूध से ही दो, नहीं है तो भैंस की दूध से दे दो, न्यूट्रल रहेगा कम से कम। और देना ही है तो उड़द और मूंग दो। बालाघाट में मूंग की 45 से ज्यादा प्रजातियां थी, और ऐसी प्रजातियां थी जो बेल में वो ऊपर चढ़ जाती थी, और एक एक पौधे से 2-2 किलो 3-3 किलो मूंग निकलता था। खत्म कर दिया यहाँ के लोगों ने उस मूंग को। उसको बेला मूंग बोलते थे। है किसी को ध्यान में? है किसी के पास? हो ये बीज को बढ़ाओ। उसका स्वाद कितना गजब का होता है, जबरदस्त स्वाद होता है उस मूंग का, हल्का पीला कलर होता है। खत्म कर दिया। वो इतना बड़ा मूंग आएगा, और तो बड़े दाने का आ गया। उड़द भी वो बेल वाली उड़द लगाओ, और उड़द खाओ बंधु बारिश के बाद। वो क्या बोलते हैं उस सीजन को? कौन सा जिसमें उड़द खाते हैं ना, क्या बोलते हैं उस सीजन को? जब अपन पितरों को देते हैं ना, हैं? पितृपक्ष में खाओ उड़द, जितना खा सकते हो, छोड़ दो। उसके बाद यहाँ के आदमी दाल नहीं खाते थे, केवल सब्जी खाते थे और चावल। और जब तक चावल सब्जी खाया बालाघाट सिवनी का किसान, उसका पेट कभी नहीं निकला। हाँ कि ना? भट्टा भात और सब्जी भट्टा भात खाओ, कभी पेट नहीं निकलेगा। ये दाल खा रहे हो, एक्सेस प्रोटीन, तो सब बढ़ेगा, पेट भी निकलेगा। तो ये है ऊर्जा विज्ञान। ये छूट गया था कल टॉपिक, इसलिए आज मैं बता दिया। ये जीवन शैली का ऊर्जा विज्ञान था। कल हमने बताया था घूरे के गोबर का। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए किसी भी प्रकार के घोल में दाल नहीं डालना, और मांस भी नहीं डालना। वृक्षायुर्वेद की 2 कृतियां, एक ऋषि पाराशर, उसमें मांस का वर्णन नहीं है, और एक वृक्षायुर्वेद है सूरपाल, उसमें मांस का बहुत वर्णन है। क्योंकि आज के जो है 16वीं शताब्दी में जब वो लिखी गई, उस समय मांस का बहुत प्रचलन था। राजा भी मांस खाते थे, ब्राह्मण भी खाने लगे थे। भाई किसके नाम पे खाने लगे थे? बलि प्रथा के नाम पे। भगवान को चढ़ा दो थोड़ी सी 4 बूंद और खाओ। और आज ये प्रथा आज भी नेपाल में, वहां का ब्राह्मण आज भी खाता है। रात को 12 बजे से बोलोगे चल भैंसू भात खा, तो तैयार हो जाएगा वो। ये मैं किसी देश को बदनाम नहीं कर रहा हूं, कहीं कहीं ये छिटपुट ये बज गई है जो है विकार। जबकि इस विकार को खत्म करने एक साथ कई अवतार भगवान ने लिए। बुद्ध लिया, महावीर स्वामी, और उस समय कई संत आए महाराष्ट्र में। सब ने कहा बलि प्रथा, फिर भी आखिरी में वो चूजे की बलि देने लग गए, और फिर भी खत्म किए तो नारियल की देने लग गए। वो एक आध पीढ़ी बाद फिर वापस चूजे, और फिर आप पहुंच जाएंगे उसमें। और इसलिए भुगत रहे हैं आज सारे, इसलिए भुगत रहे हैं कि हमने सत्य को नकारा। तो वापस मैं आता हूं,
ऊर्जा विज्ञान की एक बात केवल छूट गई थी कल, वो मैंने बता दी। जरूरी है कि नहीं ये बताना? प्रोटीन का ऊर्जा विज्ञान जरूरी था कि नहीं था? इसमें आहार के बारे में आखिरी में बताएंगे। मानव का जीवन शैली, अगर आज 2 दिन का ट्रेनिंग का कृषि पूरा हो गया तो आखिरी में बताऊंगा। यम, नियम, आहार विहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये प्रकृति की जीवन विज्ञान है। ये विज्ञान ही अकेला मेरा 7-8 घंटे की टॉपिक है। कितने घंटे की? 8 घंटे की टॉपिक है। और इस विज्ञान को देखना है यूट्यूब में विशेष ज्ञान शिविर मेरा ढला हुआ है, घर में बैठ के आराम से सोते सोते देखो। प्रकृति का जीवन टोटल छोड़ दिया इस विज्ञान को, मैं पाठ 2 को छोड़ दिया है। समय बचेगा तो आखिरी में थोड़ा सा टच करूंगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि कृषि सीखना, यहाँ 35 कुंटल धान होगा तो अगली बार यहीं पूरा हॉल भर जाएगा, मैदान भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? तो मुझे वो लाना जरूरी है, 35 कुंटल पर एकड़, ठीक है? तो अभी मैं आता हूं टॉपिक पर कि आपको जो है जमीन से निकाल के आपको 108 तत्व देने हैं पौधे को। जड़ पहले देना है जड़ से, और जड़ सड़ जाए तो पत्ती से। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर अभी गंध चिकित्सा, रंग चिकित्सा भी थोड़ा बता दे रहा हूं, गंध चिकित्सा भी थोड़ा बता दे रहा हूं। ठीक, तो पहले जड़ सड़न खत्म करना बताऊं कि फार्मूले बताऊं? ठीक, तो फार्मूले रोक देता हूं, पहले जड़ सड़न। क्योंकि बीमारी अगर है तो स्वाभाविक है आप कितने ही फार्मूले डालो, रिजल्ट नहीं आना है। तो जड़ सड़न का सबसे बड़ा कारण है घूरा। अभी डालोगे क्या घूरा? पड़ोसी दबाव देगा, पड़ा है घूरा, डाल नहीं रहा है, और इतना दबाव देगा कि डाल ही दोगे ले जाके, हैं? गुरुजी का ज्ञान धरा रह जाएगा। तू कहाँ से ज्ञान से सीख के आया है? तो पिताजी को ये बोलना कि बाप दादा के समय में, जैसे मेरी खेती खुद की, हम भी अपने गांव के जमींदार हैं, हमारी खेती कम से कम जो है 17-18 क्विंटल एकड़ की खेती थी। 17-18 क्विंटल मतलब धान का मतलब वो लगता था, 17-18 कूड़ों की खेती कहते थे। 18 एकड़ की खेती हमारे पास थी। और हमारा जो सराय है हमारे घर का इतना बड़ा था, आप सबके यहाँ बालाघाट के जानते हो, इधर के नहीं जानते। बड़े सराय देख लो इधर जाके गांव में, इतना बड़ा सराय था कि 3 मकान बन गए फिर भी लकड़ी ख़त्म नहीं हुई थी। आज भी मेरे घर में 16 घोड़ों की नाल है। कितना घोड़ों की? आज भी। फिर भी हमारे पिताजी ने हम 5 भाई नहीं 6 भाई 3 बहनों को ठीक से पढ़ा नहीं पाए। क्यों? वो मुश्किल होता था खाने के लिए। 6 कुंटल प्रति एकड़ था उत्पादन। कितना? और 6 कुंटल में 10 कुड़ो यानी कितना किलो? 50 किलो तो बीज ही लगता था। तो कुल उपज कितनी हुई? 5.5 कुंटल। अब 5.5 कुंटल 18 एकड़ में हो रहा है तो कितना होगा भैया? 18 पंचे यानी 100 कुंटल। अब परिवार कितना है? हम 6 माता पिता, काका जी के बच्चे और दादा दादी, खाने के लिए होगा। और जो बचता था ना 30-40 कुंटल, 1 या 2 शादी निकल गई कि बुआ की और भतीजी की और बहन की, तो जयराम जी की, बचा क्या कपड़े खरीदने के लिए पैसा? तो पिताजी से बोलना कि भाई तुम्हारे ज़माने में थी कि इतनी संपत्ति, मोटरसाइकिल नहीं थी। ये बिल्कुल सत्य है। ये बीच की पीढ़ी 1750 के बाद इतनी, इस पीढ़ी ने निगेटिव एनर्जी, खाद तो डाला ही डाला, कई घटनाएं हुई। आप देखिए बीच की पीढ़ी में जातिवाद कब आया? ये 1750 के बाद। छुआछूत कब आया? 1750 के बाद। ऊंच नीच कब आया? 1750 के बाद। इसी के बाद इसलिए जो अच्छे लोग थे, अच्छे लोग मतलब जो आध्यात्मिक थे, उन्होंने शहर त्याग के ये बालाघाट के जंगल में आ गए। ये बालाघाट सिवनी के जंगल में जो बसे हैं ना, ये प्योर हो आप लोग, शुद्ध डीएनए हो। क्यों? जब उधर घबरा गए उधर कि वहां की देखा भयंकर लूट मार है कि नहीं? यूपी में लूट मार पहले भी थी, आज भी है। अबे बताओ, जो अगर बालाघाट में आके बसा, ये चारों तरफ कितना घना जंगल है।
अगर मान लो रोड ना हो तो कोई यहां आ सकता है क्या? बरघाट आ सकता है? इधर भी जंगल, इधर भी जंगल, इधर भी जंगल। हमारे पूर्वज आए सुख से रहने के लिए। कौन आए? आप सब प्योर डीएनए के संतान हो, प्योर क्षत्रिय हो आप। आपकी देखी लंबे भुजाएं है कि नहीं है? लंबा नाक है कि नहीं है? गौर वर्ण है कि नहीं है? आध्यात्मिक आप हो कि नहीं हो? प्योर क्षत्रियों की संतान हो आप। और केवल पवार समाज नहीं, दूसरा समाज भी, क्योंकि जब सुरक्षित जगह ढूंढता है तो एक ही कुल ढूंढता है क्या है? सब ढूंढेंगे। तो जो बसे इस बालाघाट में, बरघाट से लेके ये जो क्षेत्र में जो बसे हैं, वो वास्तव में सुरक्षित जंगल की तलाश में यहां है। तो इतना बड़ा जंगल करके लाओगे तो क्या वहां की संपत्ति यहां लाओगे क्या? केवल ज्ञान और घोड़े लेके आए थे बस। नहीं तो उधर रहते तो कन्वर्टेड हो गए होते। किससे? मुगलों से, हूड़ों से, शकों से, समझ रहे हो? उनसे कन्वर्टेड हो गए होते, या तो अपनी बहन बेटी उनको देना पड़ता। तो आप अपनी इज्जत बचाने के लिए कहां आए? तो आप डंके की चोट पे बोलिए हम प्योर माँ बाप की संतानें हैं, हमारा कैरेक्टर। और इसलिए यहां आके हमने कहा अपने ही कुल में शादी, अपने ही जाति में शादी करो। कुल में तो कोई करता नहीं, क्योंकि हर जाति में 7 कुल होते हैं, 7 सप्तऋषि, ये 7 कुल हर जाति में। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा शादी वादी इधर उधर नहीं करना। रोटी बेटी का संबंध किससे करवा दिया? जाति से, क्योंकि उनको डीएनए बचाना था। क्या बचाना था? बाद में ये जाति प्रथा दूसरी छुआछूत में बदल गई जो खराब थी। विषय बदल जाएगा इसलिए जा नहीं रहा हूं, पर आप अगर करिए प्योर खेती, ये गारंटी देता हूं। पिछले साल सहजना के एक किसान को 350 कुंटल करेला निकला है 1 एकड़ में। कितना? उसका डाला यूट्यूब में, देखा किसी ने? आपने देखा? 350। और सहज में बता रहे हो किसान। दूसरी क्रॉप भी कितनी अच्छी दिख रही थी। तो प्योर क्रॉप, अमराई काट, मतलब अमराई तो उसकी खत्म हो गई थी, तो उस मिट्टी पे उसने घूरा नहीं डाला। और खेती अच्छी थी तो बस जोता और पॉलीथीन बिछा, ड्रिप लगा के कर दिया। मिट्टी निगेटिव नहीं थी। और जैसी मेरे खुराक दिया, जैव रसायन, भस्म रसायन, सडरस, गंध चिकित्सा, फसल ऐसी आई कुछ पूछो मत। तो प्योर अगर जमीन होगी, वर्जिन, वर्जिन मतलब जहां कोई कभी कुछ नहीं हुआ, छेड़छाड़ नहीं हुआ, जहां घूरे का गोबर नहीं डाला, वहां पहले ही क्रॉप में मैं रिकॉर्ड प्रोडक्शन दिला दूंगा आपको। और जो ज़मीन खराब है, जहाँ भयंकर फंगस, वायरस, वाइट ग्राफ है, वहाँ 2 साल लगेगा चमत्कारिक रिजल्ट आने में। कौन से रिजल्ट आने में? वहाँ कम से कम 2 साल लगेगा, भूमि उपचार करना पड़ेगा। तो वापस मैं आता हूँ कि हमको भूमि उपचार का कोर्स करना है। किसका कोर्स? ठीक। तो सारे फंगस, वायरस और सारी बीमारी खत्म करना है, तो अब हम करेंगे भूमि उपचार। क्या उपचार करेंगे?